पिछली बार हम लोग इस बात का पता लगा रहे थे कि आखिर वो कौन है जो मुझे मारना चाहता है, और जब हम लोग उसे ढूंढ रहे थे तभी इतने में हमारे पीछे काफी सारे ट्रक्स पड़ जाते हैं जिनकी वजह से हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में मेरे दोस्त मारे जाते हैं और तब मुझे मालूम पड़ता है कि इन सब के पीछे चिरकुट था। ड्राइवर मुझे बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो भी मारा जाता है और आखिर में चिरकुट मेरे ऊपर भी गोली चला देता है। जैसे ही चिरकुट ने मेरे ऊपर गोली चलाई मैं बयान नहीं कर सकता था कि मेरे साथ क्या हुआ। इतना भयानक दर्द मुझे अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ था और मुझे लगा था कि यही मेरा अंत है। मेरी आंखें बंद हो चुकी थी और शायद से इसी को हम मरना कहते हैं। लेकिन जब मेरी आखिरी सांसें चल रही थी तभी मुझे एक आवाज आती है जो कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। अरे बच्चे, जैसे ही मैं ये आवाज सुनता हूँ वैसे ही मेरी बंद आंखें खुल जाती है और सामने का नजारा देख के मैं हैरान हो गया था क्योंकि मेरे आसपास का वक्त रुक चुका था। चिरकुट भी अपनी जगह पे स्टैचू हो गया था और मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये क्या हो रहा था। और फिर थोड़ी ही देर के बाद मेरे सामने आ जाता है जलपरा और वो मुझे बोलने लगता है, अरे बच्चे, लगता है तू मरने वाला है। जलपरे की ये बात सुनने के बाद मैं उसे बोलने लगता हूँ कि भाई तुम्हें क्या लगता है चिरकुट और मैं क्या यहाँ पे डिस्को खेल रहे हैं और यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। तो मेरे सारे सवाल सुनने के बाद जलपरा बोलने लगता है, अरे बच्चे, असल में मैंने काफी दिनों से तुझे कोई चैलेंज नहीं दिया था तो इसलिए मैं तुझे चैलेंज देने के लिए आ गया, लेकिन तेरे से मिलने के बाद लगता है कि तेरी जिंदगी का चैलेंज तो ऑलरेडी ओवर हो चुका है। तो तुम ही बताओ जलपरे मैं क्या करूँ। ये चिरकुट मेरी जान का दुश्मन बना बैठा है। मैं इसे पहले खत्म कर चुका था लेकिन पता नहीं कैसे ये वापस आ गया। देख बच्चे, इसका तो कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि इस मोमेंट पे तेरी मौत लिखी हुई है। ये तेरा दोस्त ही तेरी मौत का सबब बनेगा और इसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है लेकिन मेरी वजह से मेरे मासूम दोस्तों की जान क्यों चले गई। क्योंकि बच्चे, तेरे दोस्तों ने तेरा साथ दिया था और ग्लिच की वजह से उनकी मौत भी तेरे साथ ही लिखी है। बच्चे, तो कुछ भी हो जाए ये होना तो तय है, यही तेरा मुकद्दर है मूसा। तो आज से मतलब मैं खत्म। हाँ मूसा, ये कड़वी सच्चाई है। ये सुनने के बाद मैं जलपरे को बोलने लगता हूँ कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, मेरे दोस्त वापस आ जाए और ये मुसीबत से मेरा पीछे छूट जाए। जलपरा पहले तो मेरी बातें सुन के पूरी तरीके से खामोश था लेकिन फाइनली काफी देर के बाद वो मुझे बोलने लगता है, देख बच्चे, हो तो कुछ भी सकता है लेकिन हर एक चीज की कीमत होती है। अगर तू वो कीमत चुकाने को तैयार है तो शायद मैं तेरे लिए कुछ कर पाऊँ। अब मेरे साथ जो चीजें हो चुकी थी उसको ठीक करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता था। तो मैं जलपरे को बोलने लगता हूँ कि मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। तभी जलपरा बोलने लगता है, देख बच्चे, सोच ले, एक बार तो आगे बढ़ा तो फिर पीछे नहीं मुड़ पाएगा। ये काम जोखिम भरा है तो इसे मजाक तो बिल्कुल मत समझना बच्चे। मैं जानता हूँ इस चीज में जोखिम है लेकिन तुम बताओ कि मुझे बस करना क्या है। तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा बच्चे, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट अगर तुम साइन कर देते हो तो मैं तुम्हें टाइम जंप दूंगा, वो भी 1 नहीं 2 नहीं बिल्कुल 3। टाइम जंप यानी वही ना वो समय की छलांग जिसमें मैं समय में पीछे जाके अपने बीते कल को ठीक कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। वो तो फिर मैं एक बार में अपने वक्त को ठीक कर दूंगा, तुम मुझे 3 मौके क्यों दे रहे हो। चिरकुट और तुम्हारी दुश्मनी की सारी संभावनाएं देखी है मैंने, पूरी 14 लाख संभावनाएं जिसमें चिरकुट और तुम्हारी लड़ाई होंगी। और मैं कितनी बार जीता चिरकुट से। बच्चे, तो सिर्फ एक ही बार जीता है। क्या कहा, सिर्फ एक बार। हाँ बच्चे, क्योंकि हर बार तेरा कर्मा तेरे सामने आ जाता है। सिर्फ एक बार तुम्हें वक्त में जाके कुछ ऐसा करना है कि तुम इस चिरकुट से जीत जाओ। तेरे पास सिर्फ 3 ही मौके रहेंगे। तो फिर तुम मुझे बता दो कि मुझे करना क्या है। 14 लाख में से वो कौन सा मौका था जिसमें मैं जीता। कुछ बातें ऐसी होती है जो मुझे बताने की इजाजत नहीं है, ये सब तुझे खुद ही ढूंढना पड़ेगा बच्चे। तो इतना सब जानने के बाद भी तो क्या कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना चाहता है। अब जलपरे की बात सुन के मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। अगर मैं इसकी बात ना मानूं तो मेरी मौत तो वैसे भी होने ही वाली थी, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मुझे इसकी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देना चाहिए। यही एक तरीका है मेरे मरे हुए दोस्तों को वापस लाने का और सब कुछ वापस से ठीक करने का। तो इसलिए मैं जलपरे को बोल देता हूँ, ठीक है, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए रेडी हूँ। मेरी बात सुनने के बाद जलपरा ठीक है बोल देता है और उसके बाद वो एक रिचुअल परफॉर्म करना शुरू कर देता है। सूरज चंदा मक्खन खा लो, सूरज चंदा मक्खन खा लो, सूरज चंदा मक्खन खा लो, इस गए गुजरे का वक्त बदल डालो। बच्चे, तेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। तेरे पास 3 टाइम जंप्स यानी समय की छलांग आ चुकी है। तू जानता है तुझे क्या करना है। शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पे जाना है और अपने मोबाइल में वो टाइम और डेट सेट करके तू बस उसी जगह पे पहुंच जाएगा। तुझे ये सब जल्दी करना होगा क्योंकि तेरे पास ज्यादा वक्त बचा नहीं है। ठीक है, वो तो मैं समझ गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें क्या है वो तो बता दो। पहले ये काम करके जिंदा तो वापस आ जा बच्चे, फिर उसके बाद तो ये शर्तें जान लेना। अच्छा ठीक है। बच्चे, तेरे पास 3 मौके हैं, बिल्कुल भी नाकाम मत होना। इतना बोल के जलपरा वहाँ से गायब हो जाता है। अब जलपरे के जाने के बाद मैं ये सोच रहा था कि मैं ऐसा क्या करूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। मैं अब अपने वक्त में पीछे जाके वक्त को बदल सकता था, लेकिन कौन से वक्त में जाऊँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन पहले तो मुझे शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पे जाना होगा क्योंकि मैं वहीं से समय की छलांग लगा पाऊंगा। इसलिए फटाफट में भागते हुए वहाँ से निकल पड़ता हूँ और पूरी रफ्तार से दौड़ के मैं 15 मिनट में पहुंच जाता हूँ शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग में। बिल्डिंग में पहुंचने के बाद मुझे समय की छलांग लगाने के लिए अपने मोबाइल में वो टाइम और डेट सेट करना पड़ेगा जिस टाइम और डेट में मैं जाना चाहता हूँ। काफी देर तक सोचने के बाद मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि मुझे उस दिन में वापस जाना चाहिए जिस दिन रेस के दौरान चिरकुट ने मेरी BE60 को ठोक दिया था। वो ट्रक को चिरकुट ही ड्राइव कर रहा था, इसीलिए मेरे पास अब आइडिया है इन सब चीजों को रोकने का। तो अब मैं मोबाइल निकाल के अपने मोबाइल की डेट 2 मार्च 2025 सेट कर देता हूँ। टाइमिंग रखता हूँ मैं 4:30 बजे का क्योंकि उसी टाइम पे हम लोग रेस कर रहे थे और उसी टाइम पे टक्कर भी हुई थी। और टाइम सेट करने के बाद मैं पूरी तरीके से टाइम जंप करने के लिए तैयार
था। इतनी ज्यादा ऊंचाई देख के मुझे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन क्योंकि ये मैं पहले भी कर चुका हूँ और मुझे जलपरे पे भरोसा है, इसलिए मैं बिल्डिंग से छलांग लगा देता हूँ। अब मैं बिल्डिंग से पूरी रफ्तार से नीचे गिर रहा था और जलपरे के जादू होने का इंतजार कर रहा था। इतनी ऊंचाई से अगर मैं जमीन पे गिरा तो मैं सीधा मारा जाऊंगा। मुझे गिरते हुए 30 सेकंड से भी ऊपर हो गए थे, लेकिन अभी तक टाइम जंप का कुछ असर नहीं दिख रहा था और मुझे लग रहा था कि ये काम करेंगे भी या फिर नहीं। लेकिन फिर मैं देखता हूँ अचानक से आसपास की सारी बिल्डिंगें गायब हो गई थी और फिर मैं अपने आप को पाता हूँ एक वर्म होल जैसी जगह पे। मेरे आसपास काफी सारी चीजें हो रही थी जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। मुझे अपने आसपास काफी सारी घड़ियां दिखाई देने लग गई थी और मुझे लग रहा था कि मैं वक्त के बीचों बीच सफर कर रहा हूँ। घड़ियां दिखने के कुछ देर बाद मैं और भी ज्यादा तेजी से नीचे गिरने लग गया था। काफी देर तक उस वर्म होल में गिरने के बाद फाइनली मैं वो जगह से बाहर निकल ही जाता हूँ और यहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा अजीब लगा। टाइम जंप फाइनली अब पूरी हो गई थी और पता नहीं कैसे मैं वापस बिल्डिंग की छत पे ही पहुंच गया था। मैं पूरी तरीके से घबरा गया था क्योंकि मैंने ऐसा एक्सपीरियंस पहले कभी नहीं किया था, लेकिन फिलहाल तो मैं सही सलामत था। और उसके बाद मैं अपना मोबाइल चेक करता हूँ। मोबाइल चेक करने के बाद मुझे मालूम पड़ता है कि टाइम जंप ने वर्क कर दिया है। मैं सचमुच 2 मार्च 2025 में पहुंच गया था। ये वही दिन है जिस दिन मैंने BE6 की डिलीवरी ली थी और इसी दिन मेरे दोस्तों के साथ रेस करते हुए मेरे BE6 को चिरकुट ने ठोक दिया था। तो इसीलिए अब टाइम आ गया था कि इस एक्सीडेंट को मैं अवॉइड करूँ और इससे पहले कि चिरकुट मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट कर पाए मैं उसे ही जाके रोक डालूं। इसलिए मैं फटाफट वहाँ से जाने लगता हूँ। मैं भाग के पहुँच जाता हूँ उसी जगह पे जहाँ पे एक्सीडेंट होने वाला था। वहाँ पहुँच के मैं देखता हूँ कि चिरकुट तो ऑलरेडी ट्रक में बैठा हुआ है और वो मेरा इंतजार कर रहा था उस चौराहे पे आने का। लेकिन उसे तो इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं तो उसके ट्रक के आसपास ही हूँ और मैं इसे यहाँ पे रोकने आया हूँ। और अभी देखा जाए तो इस टाइम में रहने वाला मूसा अपने दोस्तों के साथ बस रेस अभी शुरू ही करने वाला हूँ। XCV A9 टाटा की कर्व और BE6C इन तीनों के बीच में अब रेस होने वाली थी। XCV और कर्व की ताकत का तो मुझे अंदाजा था, लेकिन ये BE6C क्या करेंगी इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। ये रेस भले ही मजाक के लिए हो, पर इसे जीतूंगा तो मैं ही। टाटा लोहा देश का लोहा। तुम मुझसे नहीं जीत सकते। अब इससे पहले कि ये चिरकुट का बच्चा इनकी रेस में भंग डाले और इस टाइम में रहने वाले मूसा का एक्सीडेंट कर दे, इसका तो बैंड मैं यही बजा दूंगा। इसने जो मेरे दोस्तों के साथ हरकत की थी इसके लिए मैं इसे कभी माफ नहीं करने वाला था। इसलिए मैं फटाफट भागते हुए चिरकुट के ट्रक की तरफ जाता हूँ और अचानक से ट्रक का दरवाजा खोल के चिरकुट को 2 लाता लगाता हूँ और उसे ट्रक से बाहर फेंक देता हूँ। यहाँ देख के वो चिरकुट मुझे हैरान था तो वो मुझे बोलने लगता है, अबे साले तू तेरे इरादे में कामयाब नहीं होने दूंगा चिरकुट। तू क्या करने वाला है ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। लगता है तू मुझे जिंदा देख के हैरान नहीं हुआ, क्योंकि भूतों से डरना मैंने कब का छोड़ दिया। लेकिन तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तू तो रेस कर रहा था। लगता है तेरी मौत तुझे यहाँ मेरे पास खींच के लाई है साले। इतना बोलते ही चिरकुट पूरी ताकत से मेरे ऊपर हमला कर देता है और हमारे बीच में हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो जाती है। हम दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान इस टाइमलाइन में रहने वाले मूसा की भी रेस शुरू हो गई थी। ये लोग अपने रेस में तो मस्त मगन थे और इन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि दूसरी तरफ क्या हो रहा है। भाई कैसी रही? मुझे ट्रिप से नफरत है। यहाँ चिरकुट और मैंने एक दूसरे को खूना खान कर दिया था। मुझे चिरकुट का बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैं उसे बुरी तरीके से मारे जा रहा था। उसे मैं लिटरली ट्रक पे उठा के दे मार रहा था। लेकिन चिरकुट जैसा इंसान जो मर के वापस आया है वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से तो बिल्कुल नहीं था। तुझे छोड़ूंगा नहीं। चिरकुट ने मेरे ऊपर काफी हमले किए, लेकिन मैंने उसके सारे हमले डॉज करके उसके ऊपर अपर कट की झड़ी लगा दी। इसके लड़ने के स्टाइल से मैं अच्छा खासा वाकिफ था, इसलिए मैं लड़ाई में उसके चेहरे पे मुक्के मारे जा रहा था। मैं उसके सारे पंचेस को डॉज करता और फिर मैं अटैक करता और इस दौरान इसी टाइमलाइन में रहने वाले मूसा की रेस खत्म होने वाली थी। ऐसे ही जब्बार को लगा कि मैं उसे ओवरटेक करने वाला हूँ, वो जानबूझ के खुद की गाड़ी को मेरे सामने लाने लगा। आज नहीं दोस्त, वो मुझे ओवरटेक करने का कोई भी मौका नहीं दे रहा था और फिलहाल अभी हम दोनों के बीच में कांटे की टक्कर चल रही थी। लेकिन इसी के साथ ही चिरकुट और मेरी लड़ाई का भी एक अंत आ गया था। सही मौका देख के मैंने चिरकुट को धोबी पचाड़ दे दिया और फिर वो बुरी तरीके से घायल हो गया। और फिर उसके बाद मैंने लातों घूसों से मार मार के उसका काम तमाम कर दिया। आखिरकार चिरकुट का खेल हमेशा के लिए यहीं पे खत्म हो गया था। जो मैं यहाँ पे करने आया था वो मैंने कर दिखाया और अब ना ही मेरी जान को खतरा है और ना ही मेरे दोस्तों को कुछ होगा। चिरकुट और उसका चैप्टर आज के लिए यहीं पे खत्म होता है। और खत्म होने से याद आया कि शायद से मेरे BE6C की रेस कंप्लीट हो गई थी, जिस रेस को मैं जीत गया था। लेकिन फर्क अब बस इतना रहेगा कि चिरकुट इस बार मेरा एक्सीडेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब मैं उसी चौराहे पे चला गया था जहाँ पे मेरी BE6C का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन इस बार मेरी गाड़ी आराम से इस चौराहे को पार कर लेती है और मेरे ऊपर का खतरा अब टल गया था। लगता है जलपरा जो 14 लाख में से एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहा था वो यही पॉसिबिलिटी थी। और कमाल की बात है मैंने इस पॉसिबिलिटी को एक ही बार में अचीव कर दिया। तो दोस्तों बस आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक। क्या तुम नहीं जानते अपने मरे हुए दुश्मन को कभी पीठ नहीं दिखाते? ये आवाज सुन के मैं पूरी तरीके से दंग हो गया था और जैसे ही मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे चिरकुट दिखाई देता है जो कि अभी तक जिंदा था। देख भाई मेरी बात सुनो, हमें ये सब खत्म कर देना चाहिए। मैं यहाँ पे बहुत दूर अब तक तो बस मैं खेल रहा था मूसा, तू तो गया है। Oh